आरती भी हर लड़की की तरह सपने संजोए हुए अपने ससुराल में कदम रखती है। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा। वे कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ससुराल में पहले तो सब उसके साथ अच्छे से व्यवहार करते हैं, जब तक मायके से साथ लाए हुए सामान की चमक बरकरार रही। लेकिन फिर कुछ दिनों बाद ससुराल वाले, खासकर सास ने अपने रंग ढंग दिखाने चालू कर दिए। मतलब जब आरती खाना बनाने जाती तो गैस चूल्हे पर नहीं। सास ने आवाज लगाई, आरती, खाना मिट्टी के चूल्हे पे पकाना है, गैस में सिर्फ चाय बनेगी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको आरती के परिवार वालों से परिचय करवाती है। आरती एक मध्यम वर्गीय परिवार की सीधी सादी घरेलू लड़की है। उसके 3 भाई राहुल, अंकुर, शिवम एवं 2 बहनें निशा और मीरा में सबसे छोटी होने के कारण बहुत लाड प्यार से पली थी। उसके पापा का बहुत पहले देहांत हो चुका था, लेकिन मम्मी को पापा की फैमिली पेंशन और घर में अच्छी खेती बाड़ी होने से किसी बात की कोई कमी नहीं थी। कुल मिलाकर वह नाजों से पली बड़ी थी। आरती के विवाह से पहले भाइयों ने मिलकर संपत्ति का बंटवारा कर लिया था। अतः तीनों भाइयों का संपत्ति का विभाजन हो चुका था। जब आरती की शादी की बात आती है तब 2 बड़े भाइयों ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे, जो दोनों ही विवाहित थे। तीसरा और सबसे छोटा भाई, जो अब तक विवाहित नहीं था, उसने अपनी माँ और सबसे बड़ी बहन विवाहित की मदद से आरती के विवाह की तैयारियां शुरू की। चूंकि माँ की पेंशन भी पर्याप्त थी, क्योंकि आरती के पिता एक सरकारी नौकरी वाले थे, इसीलिए विवाह में खर्च को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं आई। एक दिन अच्छा सा घर वर ढूंढकर आरती का विवाह कर दिया गया। अब हम चलते हैं कहानी में आगे। ससुराल में सासू माँ उर्मिला देवी, ससुर जगपाल, पति विवेक, देवर अभिजीत और वरुण, नंदे सीमा की शादी हो चुकी है और नीलम, और एक बूढ़ी दादी भी है। यही इनका परिवार है। ससुराल में जब आरती खाना बनाने जाती है तो गैस चूल्हे को पकड़ते ही सास ने आवाज लगाई, आरती, खाना मिट्टी के चूल्हे पे बनाना है, गैस में सिर्फ चाय बनेगी। इतना सुनते ही पहले तो आरती परेशान हो गई, लेकिन अगले ही पल उसने वहां से उठकर मिट्टी वाले चूल्हे पर उफलो और लकड़ी जलाकर खाना बनाया। और अब ये आरती का रोज का सिलसिला चालू हो गया था। आरती सबका खाना बनाती, सब खाते, लेकिन जो विशेष खाने की इच्छा होती उसके सास, ननंद व देवरों की, वो गैस पर या सास या ननंद नीलम बना लेती और तीनों मिलकर खा लेते। उस खास व्यंजन में आरती और उसके पति विवेक को तो छोड़ ही दिया जाए, उसके ससुर का भी जैसे कोई हक नहीं रहता था। ये सिलसिला भी लगातार चलता रहा। लेकिन एक दिन आरती का छोटा भाई अपने एक दोस्त के साथ रक्षाबंधन के त्योहार पर आरती को लेने आ गया। उसने देखा कि आरती सबके लिए खाने में चावल, दाल, आलू की सब्जी, रोटी बनाती है और आरती की ननंद नीलम गैस के चूल्हे पर पनीर की सब्जी बनाकर स्वयं, उसकी माँ और देवर अभिजीत और वरुण खाती है। तब आरती के भाई से नहीं रहा गया, तो उसने कहा, मैं आलू की सब्जी नहीं खाता हूँ, बोलकर एक किनारे सरका देता है और चावल दाल खा लेता है। फिर अगले रोज आरती मायके जाने की तैयारी करती है। आरती अपने भाई के साथ अपने मायके आ जाती है। मायके में माँ सभी भाई भाभीियों और भतीजे भतीजियों के साथ हंसी खुशी वक्त बिताती है और आनंदित महसूस करती है। अब जब 1 माह बीतता है, उसके बाद सास उर्मिला जी का फोन आता है आरती की माँ के फोन पर कि आरती को भेज दीजिए, अब बहुत दिन हो गए हैं किसी भाई के साथ, क्योंकि आरती की सास ने कहा घर में कोई नहीं है लेने आने वाला। तीनों बेटे विवेक, अभिजीत और वरुण बाहर है, मुंबई में काम करते हैं और ससुर की तबीयत ठीक ना होने की बात बताई। ससुराल जाने की याद से ही आरती दोपहर को थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद आराम करने लगती है और अतीत में सोचने लग जाती है।
जब वह पहली विदाई में ससुराल गई थी। 1-2 दिन तक तो सब नॉर्मल दिख रहा था, परंतु उसके बाद आरती को कुछ अटपटा सा महसूस होने लगा, क्योंकि उसके मायके का वातावरण ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था जैसा वो अपने ससुराल में अनुभव कर रही थी। बल्कि उसकी बड़ी भाभियाँ छोटी मोटी भूल पर उसे खुद ही डांट देती थी और आरती की माँ से भी बहस कर लेती थी, या यूं कहे अपने हक के लिए लड़ लेती थी। तो उसको अपनी ससुराल का वातावरण समझ में नहीं आ रहा था। ससुराल में नई दुल्हन को पैर छूने की प्रथा होती है, जिसमें नई नवेली दुल्हन सभी महिलाओं के पैर छूकर सबको 100-500 रुपये देना है, ऐसा आरती की सास ने कहा। आरती के पास है या नहीं, सास ने ये नहीं पूछा, लेकिन सबको दिलवाया जरूर। इस परंपरा में 100-500 रुपये ही दिए जाए, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। 5, 10, 20, 50, 100 भी दे सकती है। इस परंपरा को आरती भी जानती थी, क्योंकि यह उसके मायके में भी होता था। शादी के 1 सप्ताह बाद आरती को उसके पति के साथ कुल देवी के मंदिर में भेजती है और साथ में यह भी बोलती है, विवेक आरती का पति, की गाड़ी में पेट्रोल भरवा देना। आरती इन सब बातों से अचंभित होती थी, पर बोलती कुछ भी नहीं थी। पहली विदाई में जब पग फेरे के लिए मायके आती है, तब भी सबके पैर छुआई नेग में 100-500 देने हैं, ऐसा बताया था सास ने। अब जब मायके चलने की बारी आती है, तब सास बोलती है, आरती अपनी अलमारी की चाबी रख कर जाना, कोई सामान की जरूरत पड़ेगी तो निकाल लेंगे। आरती ने सास को चाबी दे दी और साथ ही बड़े बॉक्स की भी चाबी दे दी और अपने भाई के साथ एक छोटा बैग लेकर आरती अपने मायके आ जाती है। इसके बाद आरती की माँ और एक भतीजी आवाज लगाती है कि कहाँ खोई हुई हो। तब आरती ने कहा कुछ नहीं और अपनी अतीत की यादों से बाहर आती है। माँ ने आरती से बोला, अपने कपड़े वगैरह सब ढूंढ कर रख लो और पैकिंग कर लो। 1-2 दिन बाद शिवम तुम्हें तुम्हारे ससुराल पहुंचा आएगा। तुम्हारी सास का फोन आया था। अब बेचारी आरती क्या बताए कि फोन तो मैंने भी सुन लिया था, वही मेरी उदासी की वजह है। लेकिन आरती हर संभव सामान्य बने रहने का प्रयास करती थी। मायके में किसी को कुछ भी नहीं बताती थी। इतने पंचायत में पली बड़ी भी नहीं थी, क्योंकि उसके मायके में ये छीना झपटी नोच खसोट नहीं चलता था और उम्र भी कुछ अधिक नहीं थी। जल्द ही शादी हो गई थी। लगभग 19 वर्ष की उम्र में पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी, परंतु पूरे परिवार के तालमेल की वजह से कभी आरती ने बुरा वक्त नहीं देखा था। 1 सप्ताह बाद आरती की माँ छोटे बेटे शिवम को भेजकर आरती को ससुराल भिजवा देती है। आरती के ससुराल आने पर कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चलता है, क्योंकि आरती की मायके से लाए हुए सामान का असर जो रहता है। फिर थोड़े दिनों में पुनः सास और ननंद अपने उसी अवतार पर आ जाती है। सास, आरती, साबुन तेल बाहर ही रखना, बक्से में रखने की जरूरत नहीं है, सब मिलकर उपयोग करेंगे, फिर खत्म हो जाएगा तो पुनः खरीद लेंगे। 4-6 महीने बाद आरती का सारा सामान खत्म हो जाता है, पर मंगाने के नाम पर वही आजकल सास ननंद जो छुपा कर रखी रहती है, उससे अपना गुजारा करती रहती है। आरती को कुछ नहीं देती है। पति से जब आरती बात करती सामान खरीदने के लिए, तो पति का जवाब होता, मैंने आते ही सारे पैसे मम्मी को दे दिए थे, उनसे बोल देना वो मंगा देगी। और ये बात आरती खुद भी नोटिस करती आ रही थी। जब भी पति कहीं जाता
तो माँ से पैसे मांगता, किराया, पेट्रोल या खर्च के लिए। पर फिर भी सब कुछ देखकर चुप ही रहती और अपनी सूझबूझ से एक तरकीब निकाली। पति को कुछ पैसे देकर थोड़ा जरूरत का सामान मंगा लेती और अपना गुजारा करती रहती। पति विवेक का स्वभाव बुरा नहीं था, परंतु वो सोचता था कि पत्नी की तरफदारी करने से घर वाले सोचेंगे जोरू का गुलाम है। पुराने रिश्तों पर नया रिश्ता भारी पड़ गया। इस कारण से वो चुप रहता था कि जब अधिक होगा तब देखा जाएगा। और माँ बहन विवेक के सामने कुछ आडंबर भी ओढ़े रहती थी। विवेक के सामने थोड़ा सा झूठा ही सही पर दिखावा कर लेती थी। हाँ, इन सब के बीच भी बड़ी ननंद सीमा और ससुर जगपाल जी का व्यवहार आरती से अच्छा रहता था और देवर अभिजीत और वरुण इन सब मामलों में दूर रहते थे। ससुर की सास के सामने चलती ना थी और ननंद अपने ससुराल में रहती, कभी ही आना होता था। आरती की एक बूढ़ी दादी सास थी। वो कभी कभी आरती की मदद के लिए आती तो आरती की सास उन्हें झिड़क देती कि जाओ बाहर बैठो, आराम करो, यहाँ काम करने के लिए हम सब हैं। जबकि आरती जब भी मायके में रहती थी तब तब दादी सास ही चूल्हा चौका संभालती थी। आरती की सास तो काम के बहाने घर से 10-11 बजे ही निकल जाती थी और छोटी बेटी घर भर में टहलती फिरती थी। घर में कोई काम धाम नहीं करती थी। ये सिलसिला भी साल, 2 साल, 3 साल से चलता आ रहा था। समय बीतता जा रहा था और अब आरती की हिम्मत भी जवाब देती जा रही थी। जब उसके बक्से में जेवर आदि भी गायब होने चालू हो गए थे। एक दिन नीलम आइसक्रीम लेकर भागती हुई आती है और खाने लगती है। ससुर जगपाल, भाभी को भी लाकर दे दो, वो भी किसी की लड़की ही है। अभी तुम भी शादी करके जाओगी तो तुम्हारे साथ जब ऐसा व्यवहार होगा तब कैसा महसूस होगा। नीलम नाक भी सकोड़ते हुए जाती है और आरती को भी आइसक्रीम लाकर देती है। आरती को भी थोड़ा ससुर की बातों से सुकून मिलता है कि चलो कोई तो है जिसको थोड़ी बहुत परवाह है। बात सिर्फ आइसक्रीम की नहीं रहती है, बात फिक्र और परवाह की रहती है। समय पंख लगाकर निकलता जाता है। अब तक आरती की शादी के भी 4 वर्ष पूरे हो जाते हैं। गर्मी का महीना रहता है। बड़ी ननंद भी छुट्टियों में बच्चों के साथ मायके आई हुई है। माँ तो खुश रहती क्योंकि माँ के लिए दोनों बेटियां बराबर है। महीने 2 महीने दिखावा कर लेती कि आरती का ध्यान रखती है, लेकिन नीलम अंदर ही अंदर उफनती रहती थी कि बहन ना आए अधिक दिन के लिए, क्योंकि बड़ी बहन के सामने इनकी मनमर्जी नहीं चलती थी। और आरती बड़ी ननद के आ जाने से बहुत ही खुश रहती थी। एक तो उसके काम में भी थोड़ा बहुत हाथ बटा देती थी, साथ ही आरती की भी परवाह भी करती थी। दूसरी बात, सास और छोटी ननंद भी सामान्य रहती थी जब तक बड़ी ननंद घर पर रहती थी। एक दिन आरती की माँ का फोन आता है सास के मोबाइल पर। ननंद नीलम ने फोन काट दिया। दोबारा फिर कॉल आया, फिर से काट दिया। यह सब बड़ी ननंद ने देख लिया था पर चुपचाप अनजान ही बनी रही। आरती का फोन जब घर से बाहर होती थी तब लग पाता था, घर के अंदर नेटवर्क नहीं मिलता था। उसके मायके से जो फोन था वही सिम वे उपयोग करती थी। लेकिन यदि बाहर जाती बात करने तब भी सास नाराज होती कि बहुओं को घर से बाहर जाकर फोन करना अच्छा नहीं लगता। इसीलिए सास का नंबर दे दिया था कि इसमें बात करेंगे। नया सिम लाने पति से बोलती, वो आजकल पर टालता रहता कि काम तो चल ही रहा है। माँ और बहन की राजनीति से भी लगभग अनजान ही था। उधर फोन न लगने से आरती की माँ परेशान थी। संयोग से आरती की बहन भी छुट्टियों में घर आई थी। उसने माँ से बोला, आरती की सास का नंबर मुझे बताओ, मैं लगाती हूँ। आरती और माँ का मोबाइल लेकर नंबर निकाला और फिर से फोन लगा दिया। फोन की घंटी होने के बाद फिर काट दिया।
माँ बेचारी नहीं समझ सकी कि फोन काटा जा रहा है। वो तो समझ रही थी कि फोन नहीं लग रहा है, 1 घंटे में ही कट जाता है, मतलब यह कि नेटवर्क चला जाता होगा। परंतु आरती की बहन ने तत्काल ही समझ लिया। उसको गुस्सा आया और आरती की बहन ने भी बार बार फोन लगाना चालू कर दिया। उधर से किसी तरह से नीलम ने मजबूर होकर कॉल रिसीव किया, क्योंकि नीलम की बड़ी बहन ये सब कुछ बहुत देर से देख रही थी। उधर से आरती की बहन ने बोला, फोन क्यों काट रही है? हम लगा रहे हैं, आपका बैलेंस तो नहीं कटता है। आरती की बहन से तो बोल दिया कि धोखे से कट जाता है, परंतु नीलम की बहन सामने से सारा तमाशा देख रही थी। आरती की अपनी माँ बहन से बात हुई, फोन बंद किया और आरती अपने काम में लग गई। नीलम ने अपने बड़े भाई पर चिल्लाना चालू कर दिया, भाई आप अपने ससुराल वालों को समझा दो, हमसे ऊंची आवाज में बात ना करे, नहीं तो ठीक नहीं होगा। विवेक फिर भी शांत रहा, क्योंकि वह नीलम का लड़ाकू स्वभाव जानता था। लेकिन बड़ी बहन सीमा से अब बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि वो सामने ही थी। ऐसी कोई बात नहीं हुई थी जिसमें ऊंची नीची आवाज जैसी कोई बात हुई हो। सीमा, नीलम तुम बार बार क्यों फोन काट रही थी? यही यही तो पूछा था आरती की बहन ने। नीलम, बार बार हमारे फोन से बात करने से हमारे फोन की बैटरी खराब हो जाएगी, इसीलिए। सीमा, दिन में 1 बार ही तो लगाती है वो, इससे कितनी बैटरी खराब हो जाएगी? और तुम ही लोग तो बाहर फोन करने से मना करते हो आरती को, तो उसकी बात फिर कैसे हो? नीलम, मुझे नहीं पता, मुझे अपना फोन खराब नहीं करवाना बस। अब सीमा को भी गुस्सा आ जाता है। सीमा, काफी दिनों से देख रही हूँ तुम्हारी नौटंकी, कभी उसके खाने में, कभी पहनने में, उठने में, बैठने में। कल को जब तुम भी ससुराल जाओगी तुम्हारे साथ भी यही होगा, तब कैसा लगेगा? और माँ, इसको संभालो, अब नहीं तो फिर तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। आज तो हद ही हो गई, अब फोन में बात करने से बैटरी खराब हो रही है। अपने उस आशिक से दिन में 4-5 घंटे बात करती हो, तब फोन खराब नहीं होता? आरती के 10 मिनट बात करने से तुम्हारा फोन खराब हो जाएगा? और विवेक, तुम कैसे पति हो, एक दूसरा सिम ला कर दो आरती को, जो घर के भीतर भी लग जाए, और आरती के खर्चों पर ध्यान दो। उसको क्या जरूरत है, क्या नहीं, तुम्हारा काम है यही देखना। विवेक, जी, मैं तो आते ही सारे पैसे मम्मी को दे देता हूँ, वो ही बोलती है हम सबकी व्यवस्था एक साथ करेंगे। सीमा, कैसी व्यवस्था हो रही है, इस पर भी ध्यान दो, आंखें कान बंद करके मत रखो, समझे? या फिर अपनी पत्नी को अपने साथ मुंबई ले जाओ। ससुर और दादी सास भी बहुत खुश थी। आज किसी ने तो इनके आतंक के खिलाफ आवाज जो उठाई थी। आरती को तो मानो कोई अपार खुशी मिल गई हो। सास के लिए दोनों बेटियां बराबर थी और सीमा की बड़े खानदान में शादी की थी। उसका ससुराल में भी बहुत मान सम्मान था। अब भला वो नीलम से क्यों डर कर रहती? ससुराल भी अच्छा मिला था, जो सीमा की बहुत परवाह करता था। सीमा का व्यवहार भी अपने ससुराल वालों के लिए अच्छा था। कुल मिलाकर सीमा सबकी लाडली थी, मायके और ससुराल वाले दोनों के लिए ही। तीनों भाइयों, पिता और दादी का झुकाव भी नीलम से अधिक सीमा पर ही रहता था, क्योंकि वह सुलझी हुई और नेक भी थी। नीलम को इस बात पर भी चिढ़ रहती थी, क्योंकि सिर्फ एक माँ ही थी जो दोनों को बराबर से मानती थी। लेकिन यह समझ नहीं आता था कि अच्छे गुणों के कारण लोग चाहते हैं, दुष्ट को कोई नहीं चाहता। अब तो नीलम के दिल में उबाल उठ रहे थे। नीलम, जिज्जी ना आया करे यहाँ तो अच्छा है। अभी जी दुखता है और गाल पर एक झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ देता है। थप्पड़ खाने के बाद नीलम रोना धोना चालू कर देती है।
छत की तरफ कूदने के लिए भागती है। नीलम की माँ नीलम को पकड़ती है और अभिजीत पर नाराज होने लगती है कि हाथ चला रहे हो इतनी बड़ी लड़की पर। अभिजीत, माँ तुम देख रही हो इस लड़की की हरकत और कुछ बोलती नहीं हो। एक दिन तुम खुद भोगोगी। जिज्जी के साथ कोई बदतमीजी करे मुझे बर्दाश्त नहीं होता, फिर चाहे नीलम ही क्यों ना हो। और अभी जिज्जी सच ही तो बोल रही थी, इसमें गलत क्या था? मैं भी काफी दिनों से देख रहा हूँ जो भाभी के साथ चल रहा है। हर छोटी छोटी बात पर उनको परेशान करना, हरदम मीन मेख निकालते रहना, खाने पहनने में परेशान करना। मैं सिर्फ इसीलिए देखकर भी चुप रहता था कि कहीं मुझे ही ना उल्टा सीधा बोलते भाभी के रिश्ते को लेकर। जिज्जी जो इतनी बड़ी है, जब इसे उनकी कद्र नहीं तो मेरी क्या कद्र करती। पर आज मुझसे भी चुप नहीं रहा गया और अब फिर से कहता हूँ, समय रहते संभाल लो वरना एक दिन बहुत पछताओगी। अभी भी समय है। तुम भी उसकी हरकतों पर चुप रहकर मौन स्वीकृति प्रदान कर रही हो। आगे चलकर बहुत परेशानी होगी। कल को इसे भी दूसरे घर जाना है। यही रवैया रहा तो दुर्गति हो जाएगी। और एक बात सुन लो, भैया भी सब देखते सुनते हैं, उन्हें भी बुरा लगता है। सिर्फ इसलिए नहीं बोलते कि तुम लोग जोरू का गुलाम समझोगे। हाँ, लेकिन ऐसा आगे चलकर होगा तो मैं ये सब नहीं सोचूंगा। जो समझना हो समझते रहना। भाई जितना सहनशील मैं नहीं। लड़की है, जरा लड़की की तरह रहे। इस लड़ाई झगड़े में आरती के ससुर और दादी सास किसी को कुछ भी नहीं बोले। वे दोनों चुपचाप ही बैठे रहे। नीलम अंदर ही अंदर तो बौखलाई जा रही थी, परंतु चुप थी। शायद थप्पड़ का असर था या क्या था पता नहीं, पर बैठी शांत थी। अब कुछ समय बीत जाता है, गर्मियों की छुट्टियां भी बीत जाती है। बड़ी ननंद अपनी ससुराल वापस चली जाती है। आरती का पति और देवर भी अपनी अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। बड़ी ननंद आरती से फोन द्वारा बीच बीच में हालचाल पता करती रहती थी। माँ से भी बात करती थी, पर दोनों बहनों में कोई बात नहीं होती थी। नीलम तो गुस्सा थी क्योंकि उसी के कारण इतना बड़ा झगड़ा हुआ था। कोई नीलम को ऊंची आवाज में बात नहीं करता था, लेकिन उस दिन मार भी पड़ गई। सीमा भी सोचती बात नहीं करती तो मत करे। मैंने कौन सा गलत किया है? सबके भले के लिए ही बोली हूँ, जो गलत देखा बोल दिया। असल में नीलम को इकलौते रहने और हक जमाने की आदत बन गई थी, क्योंकि बड़ी बहन की शादी 12 साल पहले ही हो गई थी। तीनों भाई भी बाहर रहते थे, माँ भी बाहर चली जाती थी घूमने। बसते थे दादी और पिताजी, जो कि घर के अंदर के कामों से कोई मतलब नहीं रखते थे, ना कोई दखल देते थे, ना ही कुछ बोलते थे। अब आरती के आ जाने से नीलम को वो महत्ता नहीं समझ आ रही थी, इसीलिए वो भड़कती रहती थी। दादी और पिताजी को आरती खाना पीना दे देती तो नीलम को अधिक नहीं पूछते थे, और नीलम को चाहिए था कि काम आरती करे, पर क्रेडिट नीलम को ही मिलना चाहिए। जब माँ घर आती तो हर छोटी छोटी बात की चुगली करती रहती थी। अब नीलम लड़ती झगड़ती नहीं थी, अपना तरीका बदल दिया था आरती को परेशान करने का। जैसा कि कोई सामान गिरा देना और तोड़ फोड़ कर देना, नाम आरती का लगा देना। आरती भी अब धीरे धीरे आदत बना चुकी थी, क्योंकि अब ये लगभग रोज की ही बात हो चुकी थी। आरती का निजी सामान उठा लेना, खत्म कर देना। अब नीलम नए नए तरीकों से आरती को परेशान करने लगी थी। आरती भी अब समझने लगी थी, तो अपना कीमती सामान ताले के अंदर छुपा कर रखने लगी थी। परंतु आरती की सास उर्मिला देवी अभी भी चुपचाप ही रहती। ना वो नीलम को कुछ बोलती थी, ना ही आरती को। आरती सोचती भी थी कि ये कैसी माँ है, अपनी बेटी को गलत होने पर भी नहीं डांटती है। समय अपनी गति से चलता जा रहा था। फिर से अगला रक्षाबंधन आ जाता है। आरती फिर अपने मायके जाने की तैयारी में लग जाती है, ये सोचते हुए कि थोड़े दिन ही सही इन बलाओं से दूर सुकून की सांस ले पाऊंगी, और अपने भाई के साथ मायके चली जाती है। आरती मायके पहुंचती है। राखी तीज सब बड़े हर्षोल्लास से मनाती है।
उसकी बहन निशा भी आ जाती है। उसका पास के गांव में ससुराल है। बड़ी बहन मीरा थोड़ा दूर रहती है, तो वो हर रक्षाबंधन पे नहीं पहुंच पाती है। मायके में आरती अपने सभी भाई भाभियाँ, भतीजिया भतीजे, माँ बहन के साथ मिलकर काफी खुश रहती है, क्योंकि ससुराल उसका जेल से कम नहीं लगता। सिर्फ एक ननद की वजह से घर कम अखाड़ा अधिक नजर आता है। अब तीज त्योहार बीत जाते हैं, तब आरती अपने ससुराल वापस आती है। एक दो दिन बाद अपनी अलमारी खोलती है, तब उसमें से आरती का एक नेकलेस, एक सेट इयररिंग्स और एक अंगूठी गायब रहता है। आरती अपनी सास को बताती है, मम्मी जी अलमारी में मंगलसूत्र, अंगूठी और कान के टॉप्स नहीं मिल रहे हैं। आरती, मम्मी जी अलमारी में से हमारा सामान मिसिंग है। दो तीन छोटी छोटी ज्वेलरी पता नहीं कहाँ है, मिल ही नहीं रहे हैं। उर्मिला देवी, आरती की सास, मुझे क्या पता, चाबी मेरे पास रखी थी, फिर भी मैंने तुम्हारी अलमारी नहीं खोली। तुम कहीं मायके में तो नहीं घुमा आई हो? आरती, नहीं मम्मी जी, मैं वहाँ कुछ अलग से लेकर ही नहीं गई थी, जो पहन रखे थे उनके सिवाय। उर्मिला देवी, एक बार विवेक से पूछ लेना, शायद उसने कहीं संभाल कर ना रख दिया हो। आरती, हाँ ठीक है, पूछ कर देखती हूँ। संभाल कर रखता तो पूरे ही जेवर रखता ना। जरूर दाल में कुछ काला है। मैं अब विवेक से कुछ नहीं पूछूंगी, खुद ही अपने तरीके से पता लगाऊंगी। 3-4 दिन बाद उर्मिला देवी, क्यों आरती, तुम्हारा सामान मिला जो अलमारी में से खो गया था, तुम बता रही थी। आरती, नहीं मम्मी जी, नहीं मिल रहा, शायद कहीं नीचे दबा पड़ा हो। पूरी तरह से मैंने चेक भी नहीं किया। और फिर इतना भी क्या परेशान हूँ, घर से बाहर का तो कोई आया ही नहीं, अलमारी में ही होंगे। वो तो आपसे इसलिए पूछ लिया था, डिजाइन मेरे पसंद के थे। पर अब कोई बात नहीं, डिजाइन की फोटो है मेरे पास, ना भी मिले तो दूसरे बन जाएंगे। उर्मिला देवी, अरे ये कौन सी बात हुई, अलमारी से सामान ना मिले, चीज खो जाए तो तुम पता नहीं करोगी, दूसरा बनवाओगी। विवेक से भी तो एक बार पूछ लेना चाहिए था। आरती, तो क्या करूं मम्मी जी, अपनी लापरवाही विवेक पर थोप दूं, जब मैं देखती जा रही हूं कि उनका खुद का सामान, बैलेट, घड़ी, रुपए, पैसे सब टेबल पर पड़े थे और मुझसे 2 घंटे पहले ही आए हैं, तो मेरी ज्वेलरी संभाल कर रखने लगेंगे, वो भी 2-3 पीस, बाकी वहीं पड़े रहने देंगे। मैं ही कहीं रखकर भूल गई होंगी, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। और आरती अपने कामों में लग जाती है, परंतु अपने कानों को अपनी सास ननद की तरफ ही लगा कर रखा हुआ था। नीलम, अब क्या होगा, क्या किया जाए मम्मी? उर्मिला देवी, चुप रहो वरना मुश्किल में पड़ जाएंगे, अभी नया तमाशा चालू हो जाएगा। दरअसल माँ बेटी मिलकर ये प्लानिंग कर रही थी कि आरती विवेक से पूछे तो इनके बीच विवाद बढ़े, क्योंकि विवेक कभी कभी ड्रिंक कर लेता था, तो ये साबित हो जाएगा कि ड्रिंक के लिए मिसयूज कर लिया। 3-4 दिन बाद अब आरती ने भी एक प्लानिंग कर ली थी। आरती, मम्मी जी, मैंने सीमा दीदी को तीनों जेवरों के फोटो भेज दिए हैं, उसी डिजाइन के बनवाने के लिए। मैंने उनको बोला है कि दीदी मेरी पसंदीदा डिजाइन है और मिस हो गए हैं कहीं। उर्मिला देवी, अच्छा ठीक है, बनवाओ, घुमाओ, जितने बनाने घुमाने हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। लेकिन एक बार कल मैं भी ढूंढ कर देखती हूँ तुम्हारा पूरा सामान, अलमारी से बाहर निकाल कर, यदि तुम्हें बुरा ना लगे। आरती, ठीक है मम्मी जी, भला मुझे क्यों बुरा लगेगा। और आरती मन ही मन मुस्कुराती है। दूसरे दिन आरती की सासू माँ और ननंद अलमारी का सामान फैलाकर बैठती हैं। कुछ आधा सामान ही फैलाने के बाद एक छोटी सी लाल पोटली में वो तीनों जेवर सास को मिल जाती है और आरती से बोलती है, उर्मिला देवी, पता नहीं कैसा ढूंढा था, सारे घर भर को परेशान करके रख दिया। आरती, मम्मी जी, मैं इसलिए ना बोल रही थी कि अलमारी में ही कहीं होगा, मेरी ही लापरवाही होगी, बल्कि आप तो ये बोल रही थी कि विवेक से पूछ लो। तो मैंने ही बोला था कि वो आते से मेरा सामान क्या संभालेंगे, जब उनका खुद का सामान फैला पड़ा था। विवेक ने अपनी माँ की तरफ गुस्से से देखा,
परंतु कुछ बोला नहीं। वे कभी भी अपनी माँ और बहन की कारस्तानी से बिल्कुल अनजान था और आरती की सूझबूझ वाली प्लानिंग से भी अनजान था। आरती ने भी विवेक को कुछ नहीं बताया था। अब उन माँ बेटियों का पासा उल्टा पड़ चुका था। फिर सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। ऐसी ही कई छोटी छोटी प्लानिंग माँ बेटी करती रहती थी, परंतु आरती अब अपने तरीके से निपट लेती थी। इसी बीच आरती माँ बनने वाली होती है। 5-6 महीने की गर्भवती रहती है, तभी उसको उसकी सास मायके भेज देती है, ये कहकर कि यहाँ असुविधा होगी तुम्हें, मायके में तुम्हारी माँ है, भाभियाँ है, भतीजी है, तो अच्छी देख रेख हो जाएगी। जबकि ससुराल में भी दोनों माँ बेटी थी और एक दादी भी थी। 2.5 महीने बाद आरती को बेटी पैदा होती है। उसकी माँ ने ही पूरा खर्च उठाया। आरती के खान पान, चिकित्सा सुविधा सब कहीं का। ससुराल वाले कुछ पूछने तक भी नहीं आए। जब बच्ची 5-6 महीने की होती है तब ससुराल वाले लेकर जाते हैं। आरती के ससुराल वालों का रवैया आज भी वैसा ही था। वही नोक-झोंक, तमाशे चलते रहते थे, परंतु कैसे निपटना है ये आरती बखूबी सीख गई थी। विवेक आरती को चाहता था, कभी लड़ाई झगड़ा भी नहीं करता था, परंतु एक कमी उसमें ये थी कि नौकरी से आते ही सारा पैसा माँ को थमा देता था और ये समझता था कि मम्मी पूरी देख रेख करेगी। जबकि विवेक की माँ आरती और उसकी बच्ची का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखती थी, तो आरती और बच्ची के खर्चों के लिए अपनी माँ पर ही निर्भर रहना पड़ता था। इस बात से आरती दुखी रहती थी, परंतु विवेक को कुछ बोलती नहीं थी। इस तरह समय बीतता गया। अब आरती की बेटी 6 वर्ष की हो चुकी थी और आरती दोबारा माँ बनने वाली थी। इसी बीच नीलम के रिश्ते की बात भी चलने लगी थी। लड़के वाले आते, देखा देखी होती और लौटकर चले जाते। कोई बोलता लड़की मोटी है, कोई बोलता अधिक पढ़ी लिखी नहीं है, कोई बोलता लंबाई नहीं है। इस तरह कई रिश्ते आए और वापस चले गए। बड़ी मुश्किल से कुछ दिनों बाद एक रिश्ता किसी पहचान वाले ने सुझाया, जो आसपास के ही गांव के थे, और लड़के के पिताजी अपनी नौकरी के चलते परिवार सहित कानपुर में रहते थे। किसी तरह से रिश्ता पक्का हो गया। नीलम की शादी भी हो गई और आरती को 7वें महीने में वही देखरेख का बहाना बनाकर सासू माँ ने फिर मायके भेज दिया। 1 महीने बाद आरती को दूसरी बेटी पैदा हुई और वही सिलसिला। जब आरती की माँ ने सारा घर संभाल लिया, तब 6 महीने बाद ससुराल वाले आरती को ले गए। लेकिन वो कहते हैं ना, ईश्वर के घर देर है पर अंधेर नहीं। अब आरती की ननंद भी अपनी ससुराल पहुंच चुकी थी। आरती के ससुराल आने के बाद वही उनकी पुरानी घिसी पिसी बातें, ये करना है, ये नहीं करना है, फिर से चालू हो जाती है। परंतु अभी दिलचस्प मोड़ आने वाला था। ननंद नीलम की शादी भी हो चुकी थी। नीलम अपने ससुराल में रहती है। किसी दिन उसके पति के फोन में उस लड़के का फोन आता है जिस लड़के से नीलम मायके में मिलती जुलती थी। उल्टे सीधे कमेंट करता है तो नीलम का पति उस पर बहुत चिल्लाता है। परिणाम स्वरूप वो लड़का नीलम के पति के मोबाइल में कुछ मैसेजेस और फोटोग्राफ्स भेज देता है। नीलम का पति ये सब देखकर आग बबूला हो जाता है और नीलम से नफरत करने लगता है। नीलम सफाई देती है कि मैं किसी को नहीं जानती, मेरा किसी से कोई संबंध नहीं था। अतः नीलम का पति प्रमाण हेतु वो फोटोग्राफ्स और मैसेज नीलम को दिखाता है। नीलम अवाक रह जाती है। नीलम अपनी माँ को फोन लगाती है और सब कुछ बताती है। माँ नीलम के पति को समझाना चाहती है, पर वो भड़क कर कहता है,
आप अपनी चरित्रहीन बेटी को वापस ले जाइए। नीलम की माँ हाथ पैर जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है। नीलम का पति फोन काट देता है बिना कुछ बोले। नीलम का पति एक दिन नीलम की बहन सीमा को भी फोन लगाता है कि इसको वापस ले जाइए। सीमा ने दो टूक जवाब दे दिया कि शादी के बाद लड़की ससुराल में ही रहती है और मैं क्यों ले जाऊं। मैं भी नीलम की तरह उस घर की लड़की हूं, मालकिन नहीं। इस बारे में माँ और पिताजी से बात करना मुझसे नहीं। नीलम अब जब किसी से भी बात करती तो पति और सास पूरी नजर रखते थे। इसी भी शायद उस लड़के से भी नीलम की बात हुई, उससे परेशान ना करने की याचना की। कुछ दिनों बाद नीलम के पति ने नीलम का मोबाइल भी छीन कर रख लिया। अब नीलम की माँ बहुत परेशान रहती नीलम से बात करने के लिए। अब कभी भी बात करनी हो तो नीलम की सास के फोन पर फोन लगाना पड़ता था। एक दिन फोन पर बात करते करते ही नीलम की सास नीलम पर चिल्लाने लगी, क्या सिखा कर भेजा है, एक काम भी ढंग से नहीं होता। जो कि नीलम की माँ ने भी सुन लिया था। हालांकि नीलम को काम काज आता था, परंतु इतने तनाव के बीच उसके हाथों से बर्तन छूटते थे। कहीं कुछ टूट फूट जाता, कहीं कुछ। और नीलम की सास नीलम को हर समय नुकसान होने का हवाला देकर डांटती रहती थी। हालांकि नीलम का पति इन घर के कामों और नुकसान के लिए नीलम को कुछ नहीं कहता था। उसको सिर्फ नीलम की बेवफाई ही नागवार लगती थी। नीलम अब उस लड़के से कोई रिश्ता नहीं रख रही थी, ना ही रखना चाह रही थी। परंतु नीलम का पति इन सब बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था और हर समय नीलम पर भड़कता रहता था और कोई ना कोई बहाने से। हालांकि इसमें नीलम के पति का भी दोष नहीं था। कोई भी पति या पत्नी अपने रिश्ते के बीच किसी तीसरे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करता और यकीन करने में भी थोड़ा वक्त तो लगता ही है। दूसरी तरफ नीलम की माँ आरती से बोलती है, कैसे लोगों के बीच अपनी बेटी ब्याह दी है हमने, बहुत निर्दयी है। आरती कुछ बोलती नहीं, बस मन ही मन सोचती है कि अपनी बेटी का दुख दर्द सब नजर आ रहा है। कल तक यही माँ बेटी मेरे साथ जो करती थी तब समझ नहीं आता था। क्या होगा नीलम के साथ, क्या टूट जाएगा नीलम का रिश्ता, क्या आरती बचाएगी नीलम का रिश्ता, क्या आरती का ससुराल में मान सम्मान होगा। जानने के लिए आगे के भाग जरूर सुने। आगे के भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।